चलिए देखिए, ये आपका 2022 का सेट नंबर 1 है, ठीक है ना, विज्ञान का। जिसमें से कि पहला आपका क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर जब बनता है ना तो 7 सेट बनते हैं आपके। एक जैसे कि मान लो कि 2023 का ये पेपर चलेगा आपका, या 2022 का जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर जाएगा, फिर बोर्ड में पेपर जो बनेगा आपका, वो आपका बनाता है कितने 60 सेट। जैसे कि गाजीपुर में है ना, गाजीपुर में 7 सेट चलेगा। उत्तर प्रदेश में 7 सेट चलते हैं। जैसे कि आपका कोडिंग वाइज स्कूल होता है ना, तो एक स्कूल पे कोड वाइज एक पेपर जाएगा, दूसरे वाले पे क्या होगा, दूसरा कोड का जाएगा, तीसरे वाले पे सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे, मैचिंग टाइप का नहीं होता है। तो वैसे ही वो सारा क्वेश्चन इसी अनसॉल्व में है, ठीक है। 2022 से करवाते चल रहे हैं, तो सेट नंबर 1 का हो सकता है कि आधा करवाएंगे और उसका अगले दिन वाला करवाएंगे, ठीक है। क्या बता रहे हो जी? देखो, तो सेट नंबर आपका क्यों कौन चलेगा, पहला 2022 का। तो मैथ का क्या बोले हैं सर, अपने हिसाब से मॉडल पे बनाने के लिए बोल रहे थे, वो भी ठीक है। मैथ का सुबह वाला टाइम चल ही रहा है, तो ऑनलाइन चलने में बड़ी इश्यूज थी। ऑनलाइन चलने में लाइव जो चल रहा था, लाइव मैंने कल ट्राई करके देखा था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, तो वो क्या होता था, कट हो जा रहा था तुरंत, फट से चल रहा था तब। तो वो क्या कर रहा है, री अगेन कनेक्टिंग मांग रहा था, मतलब कि उसको जितना चाहिए कनेक्टिंग के लिए, जो क्या बोलते हैं एमबी वगैरह होता है, उतना उसको मिल नहीं रहा था, नेटवर्किंग उसको इशूज हो रहा था। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, हम डायरेक्टली वीडियो अपलोड करके मैं अपलोड में से बना के अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन आंसर सबके पास था ना, लाए हैं आंसर, लेकर आइए कल से एकदम अपने पास रखिए सामने। जैसे कि पहला सेट में बहुविकल्प, जैसे कि सेट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन होता है, जो स्टार्टिंग होता है, पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पी होता है। जैसे ना कि सर बोल रहे थे हमसे कि सर क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा क्या हमें, तो क्वेश्चन पूरा लिखने से क्या मतलब है, सबसे बड़ी जैसे कि मेन बात ये है कि अग्रवाल का सेट चल रहा है आपका, अग्रवाल का आपका अनसॉल्व है 2022 का सेट नंबर, चाहे किसी भी सेट, अगर आपके पास कोई भी प्रकाशन होगा इसका अनसॉल्व का, तो 2022 उसमें दिया ही होगा। सेट नंबर उठाएंगे 1, तो सबका क्वेश्चन एक जैसा मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यूट्यूब पे मैं इस सेट को भी, जैसे कि इस सेट नंबर 1 अगर पढ़ाना है तो यूट्यूब पे उसको भी चढ़ा दूंगा। जिसके पास अनसॉल्व नहीं रहेगा वो अपना वीडियो देख लेगा कि नहीं ये सारे क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेगा उनका, सारा क्वेश्चन तरीके से उसको पढ़ के आएगा। और सबसे बेस्ट ये रहेगा जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है अपना देख लेगा पहले से, उसके हिसाब से यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगा, अपना देखेगा। तो कुछ क्वेश्चन इसमें है बेसिक तरीके से, आज आपको मैं करवा दे रहा हूँ इतना, कल से सेट पूरा पूरा का पूरा क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। जैसे कि सेट नंबर पहला में बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो वायु के सापेक्ष, वायु सापेक्ष का मतलब होता है ना कि जैसे आप हैं हम हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, तो उसमें से कोई अधिक ताकतवर है, क्या है, उससे क्या बन जाएगा, वीक मना जाएगा। तो वैसे ही जल के पूछ रहा है कि जल की सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है कि जो प्रकाश किरण एंटर करती है, किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो ही माध्यम होता है, ध्यान सुनना, दो माध्यम, पहला होता है क्या, विरल, और दूसरा क्या होता है, सघन। विरल का मतलब होता है ना कि जिसमें प्रकाश की चाल आसानी से क्या होती है, जो प्रकाश मोशन करती है, वो क्या करे, आराम से क्या हो जाएगी, हाँ नॉर्मल अपनी गतिविधि करके हुए चलती जाएगी, उसको कहीं समस्या नहीं आएगी। लेकिन सघन में क्या होगा कि अपने मार्ग से वो क्या हो जाती है, विचलित होने लगेगी, सीधी वो नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। सघन मतलब ऐसे ही पता चल रहा है, लग रहा है कि कठोर टाइप का है, जैसे आप होते हैं ऐसे नॉर्मल चलना रहेगा तो कैसे भी चलोगे, लेकिन पानी में कदे रनिंग करो तो दौड़ पाओगे इतने तेजी से, बिल्कुल नहीं। आपकी गतिविधि क्या हो जाएगी, रुकेगी, हो सकता है कि इधर उधर भी हो जाओ, सीधा अगर स्ट्रेट जाने के लिए बोले तो नहीं जा पाओगे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, तो इसमें ऑप्शन भी दिया है ना, पहले में क्या क्या दिया है, पहला बोल दिया है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो पहला बोल रहा है कि जल है, दूसरा है कांच, तीसरा क्या है, हीरा, और चौथा क्या है, तारपीन का तेल। तो तारपीन का तेल को पहले ही माइनस कर दीजिए, हटाइए। दूसरा क्या है आपका, हीरा है, तो हीरा को भी हटा दीजिए, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन बचा फिर, कांच या जल, तो कौन सा होगा, जल होगा कि कांच, हीरा दिया है ऑप्शन में, पहले का क्या दिया, हीरा दिया है, तो सबसे कठोर पदार्थ की बात कर दिया गया इसमें। जैसे कि देखिए वायु हमारा कौन सा है, विरल है,
बोलो, विरल है ना। और सबसे अधिकतम अपवर्तनांक, अपवर्तनांक करने का मतलब है कि वो प्रकाश की किरण कितना विचलित हो सकती है, किस माध्यम, सघन का मतलब ये होगा कि क्या वो अपने मार्ग से विचलित हो जाए। तो सबसे जो हार्ड होगा सघन माध्यम, उसी में तो क्या होगा, विचलित होगा ना। तो देखो तीनों का तीनों, वायु हमारा एक क्या है, विरल है। अब 3 तो और क्या हो गए हमारे, कौन कौन सा दिया इसमें, जल दिया है, दूसरा क्या दिया है, हीरा, चौथा तीसरा क्या दिया है, कांच, और चौथा क्या दिया है, तारपीन का तेल। तो सबसे देखने में हार्ड कौन सा होगा, हीरा होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए जल होगा तो आपको जैसे कि प्रकाश किरण ऐसे भेजोगे इस पे, तो जब प्रकाश किरण इसमें भेजेंगे तो ये वाला विरल है, ये सघन है, तो विरल से जब सघन में जाती है तो अविलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है, नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो हमेशा ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है आपका, सघन ही है, तो सबसे ज्यादा किधर की तरफ मुड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसके जो क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब होता है ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा, इसके जो पार्टिकल होंगे, जो उसके अणु होंगे, बहुत ही क्या होंगे, पास पास होंगे, बहुत ही ज्यादा पास पास होंगे। ये क्या है, लिक्विड है, ये जल, ये कांच हमारा क्या है, ठोस तो है, ठोस तो है, लेकिन देखो ठोस भी 2 प्रकार का होता है, एक क्रिस्टली होता है, एक दूसरा अक्रिस्टल, जिसको एक क्रिस्टल क्रिस्टलाइन कहते हो, और दूसरा होता है एमार्फस, इंग्लिश में कहा जाता है उसको। तो जो क्रिस्टल होता है उसके पार्टिकल्स एक क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, और जो अक्रिस्टली का होता है वो सीरीज में न रह के 2-3 सीरीज में होगा, तब तक अपनी दिशा क्या कर लेगा, समझ आया। तो कुछ इसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि कांच भी क्या हो जाएगा, इसकी अपेक्षा इसके जो पार्टिकल होंगे कुछ ना कुछ क्या करेगा, कुछ उसमें आकर्षण बल, जिसको कहते हो क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें कम होगा। हाँ कह सकते हैं जल की अपेक्षा इसमें क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जल की अपेक्षा पहले देखो तारपीन का तेल देखे हो ना, तो इसमें भी ये क्या होगा, तारपीन का तेल भी पानी की तरह ही होता है, तारपीन का तेल भी पानी की तरह ही होगा, लिक्विड ही होता है। तो ये पहले हटा दो एक तरफ से, ये आपके सामने 2 और सघन माध्यम पड़ा हुआ है, एक हीरा है, दूसरा क्या है, कांच है। तो हीरा और कांच में क्या होगा, तो जिसके पार्टिकल ज्यादा पास पास होंगे उसमें विचलन क्या होगा, अधिक होगा, उसके अपवर्तनांक क्या होंगे, अधिक हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से हम कहेंगे कि हीरा में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होगा, सबसे ज्यादा विचलन होगा, क्योंकि इसको प्रकाश को एंटर करने में ज्यादा समय लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में। अगर हीरा ऑप्शन नहीं रहता, बस ये तीनों रहता, तो क्या करते हैं, कांच में, कांच नहीं रहता तो किसको कहते हैं, जल में। पसंद आया। तारपीन का तेल और ही हल्का होता है, वो ज्यादा हल्का होता है। तारपीन का तेल कहाँ यूज किया जाता है, पेंट वगैरह आप देखे होंगे ना, तो ज्यादा हल्का होता है। दूसरा ऑप्शन पे आओ, तो पहले का समझ में आ गया ना कि हीरा क्यों होगा। देखो जैसे कि 9th का जैसे बच्चे हैं, तो 9th को क्यों बैठाया जा रहा है इसमें, कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं पूरा साल भर के अंदर, बात समझ आ रहा है ना। पूरे 1 ईयर के अंतर्गत आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, और यही सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा मकसद बैठाने का आपका इसमें यही है। नहीं तो हम बोर्ड हाई स्कूल में पढ़ा के हटा देते हैं इसमें से। लेकिन इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा 9th वालों को मिलेगा, 10th वालों को तो हो ही रहा है, क्योंकि उस साल भर अपना मेहनत किया है। लेकिन आपको जो मेहनत करना हो पहले से आप इन चीजों को पकड़ लिए, नहीं मुझे क्या पढ़ना है, समझ आ रही बात ना। दूसरा चीज क्या है, आपसे बोला है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष, अब देखो हमारे आंख में 2-3 प्रकार के दोष होते हैं, 3 प्रकार का अधिकतम। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। समझ में आया। एक तो और होता है कलर विजन, जिसको कहते हैं, कहते हो ना कलर विजन। तो 4 प्रकार के, कई प्रकार के आप देखोगे तो उसमें जब निकालोगे 2000 के मेन में जो पढ़ने वाले 3 है हमारे, जो आप सिलेबस के अंतर्गत हाई स्कूल पढ़ेंगे। कौन कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर, और तीसरा क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। अब निकट में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष सुनने में तो लग रहा है कि इसको नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही होंगी। जैसे अगर हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा ना, तो 25 सेंटीमीटर दूर से अधिक की, जो 25 सेंटीमीटर की दूरी जो अधिक होगी, उससे दूर की चीजें आप देख नहीं पाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि उसकी गलती यही कि बस नजदीक का ही चीज देख पा रहा है, दूर की चीजें वो देख नहीं पा रहा है। समझ में आया। तो निकट दृष्टि दोष में कहता है कि नजदीक की वस्तु देखता है, दूर की वस्तु नहीं देख सकता है। दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु देखेगा लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं देख पाएगा। और जरा दृष्टि दोष में कोई ना देख पाएगा,
उन्हीं का नहीं है, वही समझ लीजिए। दूसरे कलर विजन आप जानते हैं, तो उसको दिखाएंगे लाल तो कई करिया, अब करिया देखे तो कहेंगे बहुत बड़ा अच्छा लगता हो, खाए लगवा। तो समझ में आ रही बात ना। इस प्रकार अनेक प्रकार के हमारी आंखों में बीमारियां होती है, लेकिन जो मेन खास खास आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है, तो देखो निकट दूर आइए, 3 चीजों को समझ रहे हैं आप। अब क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, जरा दृष्टि दोष के लिए तीनों का उपाय है डॉक्टर के पास है। कौन सा? अगर निकट ना लौकता हो कि नजदीक लौकता, दूर का ना तो दूरे दिखती ना चश्मा तो नाक में लगाई। तो याद रखिएगा कि लेंस 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तो उत्तल होता है कुछ इस प्रकार का, बीच में उभरा होगा, साइड साइड में पतला होगा, जो चश्मा होता है ना सिसवा, ऐसा होता है। और एक होता है अवतल, अवतल लेंस होता है, बीच में पतला, साइड साइड में क्या होगा, उभरा हुआ होगा। तो ये क्या करेगा कि वस्तुओं को ना, जब इसमें से प्रकाश जाएगा ना, तो वस्तुओं को सामने लाके बटोरता है, इंगित करेगा, सामने लाएगा ऐसे। और ये क्या करेगा ना कि ऐसे फैलाएगा, फैलाएगा मतलब पीछे बनाएगा, ये आभास करना पड़ेगा इसके लिए। अब समस्या ये बात आ रही है कि निकट के निवारण के लिए क्या करेंगे, दूर के लिए क्या करेंगे। पर ये कंफर्म हो जाएगा तो जरा में तो कौन हो जाएगी, कहीं हम लगा देंगे, कैसे लगाएंगे बताएंगे। तो निकट में, निकट नजदीक की वस्तु दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो निकट में कैसा कर दिया जाए कि दूर की वस्तु को पीछे बनाए हमारे आंख तक। बोल रहे हैं ना कि फैलाएगा पीछे की तरफ बनाता है, तो कौन सा यूज किया जाएगा, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। इसका लेंस का, तो जिसको नजदीक की वस्तु दिखाई, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है ना, तो शीशवा में ना हैसन रही ऊपर, देखो जरा ध्यान से, तो बीचवा में पतला रहेगा और साइड में क्या होता है, चौड़ा होता है। तो उसको दूर की वस्तु को क्या करेगा, फोकस करके पीछे की तरफ क्या करेगा, बनाएगा, नजदीक लाएगा। तो क्या हो गया, तो पूछा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस का यूज करना चाहिए, अवतल लेंस का यूज करना चाहिए। बात आई समझ में, कुछ गलती पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, सही है ना। दूसरा बात रह गया कि दूर। अब निकट में देखो, अगर तुमको नहीं तैयार हो रहा है कि सर बताया था कि नहीं समझ में आया, तो ट्रिक मारने का सबसे आसान तरीका, नी धन क धन अ धन ट, आया और से क्या होता है, अवतल, सबसे आसान तरीका। कॉनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, सीबीसी बोर्ड वाले। बात समझ में आया। तीसरी चीज, अब दूसरी चीज क्या होगी, दूर। अब दूर की उसको दिखाई दे रही है, दूर दृष्टि दोष है, उसको नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, क्या वहां पे पाया जाएगा कि उसको निवारण के लिए, अब यही ना होगा कि दूर की चीज को क्या करे, अरे नजदीक की चीज को क्या करे, दूर ले जाके फेंके ना, तभी तो दूर की वस्तु उसको दिखाई देगी साहब, नजदीक को उसको दिखाई भी नहीं करेगा। चश्मे में लेंसों लगाएंगे ना, तो ये थोड़ा नहीं होगा कि नजदीक वाके साफ दिखा ना, नजदीक की वस्तु को उठा के कहाँ कर देगा, वो दूर कर देगा, और आपको दूर की वस्तु दिखाई दे रही है। तो क्या कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष वाले को, जिसको दूर को नहीं दिखाई दे रहा है, उसका बहुत दूर है और दूर की वस्तु उसको दिखाई, दूर दृष्टि में होगा ना, दूर की वस्तु दिखाई, नजदीक का नहीं दिखाई देगा, तो कहेंगे कि अगर हम उसके अंतर्गत, उस चश्मे के अंतर्गत अगर हम उत्तल लेंस लगा दें, अब तो क्या हो जाएगा, नजदीक की वस्तु भी हमें साफ स्पष्ट दिखाई देगी। अब इसमें क्या है, नहीं कंफर्म हो पाएगा, डायरेक्ट पूछ दे कि दूर में क्या होगा, तो देखो द और फिर कौन सा मात्रा, उ आ गया ना, तो उत्तर, उत्तर लेंस। तो दूर दृष्टि के निवारण हेतु तो उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट क्या हो गया, जरा दृष्टि दोष में ना, तो सामने देखोगे तो क्या देखना चाहते हो, सामने दूर की चीजें ना, तो जरा दृष्टि ना नजदीकी का दिखाई दे रहा, नहीं दूरे का दिखाई दे रहा। आंखें आगे हम बोले कि हाउ देखो बैठा, तो सामने आंख खोलोगे ना ऐसे सीधा, अगर कि देखो ये, तो आंख हमेशा देखोगे झुक जाती है नीचे की तरफ। तो नजदीक की वस्तु देखने के लिए, तो देखो चश्मा होकर दुगो ना, गांधी जी का चश्मा देखो, गांधी जी के चश्मा 2 लेंस लगाया गया था, पता नहीं उनको दिखता था कि नहीं। ये नीचे महात्मा गांधी के नाम लेंस, देखो नीचे क्या है, जैसे नजदीक की वस्तु देखने के लिए ना, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 2 प्रकार का लेंस यूज करेगा आप में। नीचे वाले के लिए आपका क्या लगा देगा, नीचे में कौन सा लगाएगा, नजदीक की देखने के लिए, निकट नहीं दिखाई दे रहा है उसको, तो उत्तर लगाएगा ना, निकट नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई दे रहा है उसको, तो नजदीक वस्तु खातिर क्या करी हो, यहाँ के पास वाली वस्तुओं को क्या कर देगा, दूर कर देगा ना, समझ आई बात। ऊपर क्या दिखा देगा, ऊपर कौन सा, अवतल।
गलती बोलते हैं। दूर की वस्तु देखनी है आपको, दूर की वस्तु देखनी है तो उत्तर, दूर की वस्तु देखनी है तो उत्तर, और निकट की वस्तु देखनी है तो उत्तर। इस चीज को पकड़िए। बात समझ में आ गया? तो अब बताओ, इतना थ्योरी क्लियर हुआ ना? अब क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे? क्लियर है? थर्ड ऑप्शन पे जाइए। बोला है कि चुंबकीय बल रेखाएं, ऑप्शन इसमें दिया। अब चुंबकीय बल मैग्नेटिक क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना, चुंबकीय बल रेखाएं या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस हो जाएगा, लाइन फोर्स जो भी आप कहिए। तो कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं, ऑप्शन पढ़ो क्या दिया है? 4 ऑप्शन दिया गया होगा। सदैव समांतर होती हैं, सदैव समांतर होती हैं, पहला समांतर होती है, फिर एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है, चौथा परस्पर काटती, चौथा परस्पर काटते हैं। परस्पर मतलब कि एक दूसरे को काटते हैं। तो याद रखिएगा कि कभी भी जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, कभी वो काटेगा नहीं। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि इनका डायरेक्शन एक्चुअल पहले से ही क्या होता है? फिक्स होता है, क्योंकि नेचुरल होती है। जैसे कि आपके पास दो क्या है? चुंबक है। अभी क्वेश्चन जानते हो किस चैप्टर का है ना? चैप्टर नंबर कौन सा? सेकेंड यूनिट का नहीं है, आपके साइंस का सेकेंड यूनिट का है। 9th में क्या आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? बोलो। बेनिफिट है कि नहीं है? हाई स्कूल आज भी 1 महीना में तुम लोग खत्म कर दिया अपना। देखो ये चाह रहा था तुम लोग को बेटा जी, एक ही दिन में खत्म कर रहे हैं। देखो बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नेचुरल में हो, जैसे नेचुरल में होता है तो मुझे पता चल जाता है, ठीक है ना। और जो आर्टिफिशियल होता है, जैसे कि आप किसी तार वगैरह में, जैसे ये तार जा रहा है, मान लो ये तार है, इसके अंतर्गत आपको तुमको देखना है ना, तो इसमें हमें बहुत सारे नियम लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे हमें लॉ इसमें अप्लाई करना पड़ता है, नियम लागू करना पड़ेगा। जैसे कि धारा की दिशा किधर हो सकता है कि इधर से जब करंट फ्लो कर रहे हो तो इधर जा रही है, तभी तो रॉड जल रहा है ना। तो क्या करोगे कि इसमें ना फ्लेमिंग सॉरी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाया जाता है। राइट हैंड क्या थंब ऑफ राइट हैंड से लगाया जाता है इसमें, लॉ ऑफ क्या राइट हैंड थंब। तो उसमें जब यूज करोगे तो इसकी दिशा इधर क्लियर हो जाएगी। अब तुम इसको कैसे पकड़ोगे? ऐसे कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ोगे, यही में बदो बधाई। तो जब आर्टिफिशियल करोगे ना, जैसे इसमें अगर तुमको पता करना पड़ेगा कि चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर चल रही हैं। चुंबकीय बल रेखा का मतलब क्या होता है भैया? कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। पकड़िए इसको, अगर ये पूरा खुला हुआ है, नंगा है ये बिल्कुल, तो आप इसको पकड़िए। तो पकड़ेगा तो आकर्षित कर रहा है, तभी तो आप उसमें चिपक रहे हैं ना, तभी तो आपके अंदर वो अप्लाई हो रहा है। तो इसमें पता करना होगा कि कैसे पता चलेगा। तो ये वाला नियम अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा? ऐसे पकड़ रहे हो ना, ऐसे पकड़ रहे हो ना, तो मान लो ये तार अगर ऐसे जा रहा है, हम नहीं पकड़ेंगे जी, मान लो नंगा होगा, ऐसे ये जा रही है धारा, ये करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो अंगूठा इधर की तरफ करोगे, इस तार को ऐसे पकड़ेंगे, तो ये आपकी जो दिशा होगी इधर क्या होगा? अंदर से बाहर से अंदर की तरफ ले जा रहे हो कि नहीं होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बाहर से अंदर की तरफ। इसमें होगी चुंबकीय बल रेखाएं गति करेंगे। अब चुंबकीय बल रेखाएं मोशन किस हिसाब से करती है, क्यों नहीं काटती है? तो सुन लीजिए कि कोई चुंबक है, उसमें 2 पोल होगा, 2 ध्रुव होगा, एक साउथ होगा, दूसरा क्या होगा? इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि साउथ और किसी चुंबक में जो बल रेखाएं गति करती हैं, या फिर जो इसके अंदर चुंबकीय रेखाएं होती हैं, चुंबक की जो रेखा होगी, जो आपने तरफ चारों तरफ फील्ड होता है ना, कि किसी चुंबक के पास लेके जाओगे कोई लोहा या कोई ऐसा कोई पदार्थ जो इसकी तरफ आकर्षित होता हो, जब इसके पास ले जाएंगे तो अपने आप चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें उपस्थित चुंबकीय रेखाओं की वजह से। अब क्या होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं, किधर की तरफ जाती हैं? साउथ की तरफ। या तो इस साइड इधर से इधर हो, या फिर इस साइड से। समझ में आया? नॉर्थ नॉर्थ कभी नहीं चिपकता, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ, क्योंकि प्राकृतिक है, कभी भी नॉर्थ, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है कि कभी भी दो, हमारे पास 2 चार्ज होता है, 2 आवेश होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो कभी भी क्या प्लस प्लस आपस में चिपकेगा? नहीं होगा।
वही कुछ कारण कहाँ से होता है, इस चुंबक के अंदर भी होगा। तो कभी नॉर्थ और नॉर्थ का जो पोल होगा कभी भी एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। बात समझ में आया? तो कह रहा है कि जो अब बात हो रही चुंबकीय बल रेखाओं की, ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंतर्गत नॉर्थ से किधर किधर जाती हैं, साउथ, और चुंबक के अंतर्गत अंदर जो होती है बल रेखा किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ। ऐसे मोशन करेगा तभी ना। तो आपसे दो क्वेश्चन करेगा कि चुंबक के बाहर जो बल रेखाएं चलती हैं किधर से किधर गति करती हैं, तो नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ मतलब कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, और क्या कह रहा है, और अंदर की से करती है गति, तो हम कहेंगे दक्षिण से उत्तर की तरफ। दोनों का बदल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कौन सा आप कह रहा है कि एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर एक बात बताइए, अगर ये एक दूसरे को काट दे ऐसे, तो इसको तो जाना था नॉर्थ से किधर, साउथ की तरफ, और ऊपर तो चले कहीं कहीं और मुड़ गया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। क्यों? अगर एक दूसरे को काटेंगे तो ये अपना दिशा क्या हो जाएगा, दिशा बदल देगी, जो कि ऑलरेडी प्राकृतिक इनकी दिशाओं को क्या किया रहता है, सुनिश्चित किया रहता है। साउथ से नॉर्थ, बाहर साउथ से नॉर्थ, और अंदर नॉर्थ से नहीं, साउथ नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ, बाहर नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ। क्लियर हो गई बात ना? तो कभी भी ऑप्शन आएगा तो याद रखिएगा, इसी पे आप लगाएगा कि कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं। थर्ड ऑप्शन क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहा है कि यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स, फाई इसको कहा जाता है, इसको फाई कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको फाई कहते हैं। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट नहीं हो क्या, इसको फाई पढ़ा जाता है, जिसे सर्कल बना के उसको काट दिया जाए फाई हो जाएगा। तो बोल रहा है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स फाई, तो चुंबकीय फ्लक्स एक आपका हेडिंग है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स एक आपका एक चैप्टर में, पहले चैप्टर में आता था चुंबकीय फ्लक्स आपका, अब तो एक इसको डाल दिया हेडिंग वाइज करके, ठीक है। हमको लग रहा है कि इस बार दिया भी नहीं है आपके पूरे बुक में, कहीं ना कहीं तो दिया है, नहीं दिया होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स इसमें बोला कि अगर फाई हो, और बोल रहा है इसमें चुंबकीय फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसके बाद आपका क्वेश्चन इसमें दिया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे दिखाया जाए, बीटा से। चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता जो उसकी कैपेसिटी होगी, तो वो कह रहा है किससे हम दिखा दे, बीटा से। और बोल रहा है, और लास्ट इसमें क्या दिया ऑप्शन कि यदि, और क्या है जिसमें लेमडा दिया ना, लेमडा दिया ना, इसको बेटा लेमडा कहा जाता है, उल्टा वाई, इसको लेमडा कहा जाता है। तो कह रहा है कि लेमडा जो हो इसमें क्या हो, अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो कह रहा है कि अगर दे तो इसमें जो इक्वेशन जो चार ऑप्शनल है, कौन सा थ्योरेटिकल लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए पहले हम चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जान ले कि क्या होता है। तो याद रखें, मैग्नेटिक फ्लक्स कहता है फाई, कि कोई एक आपके पास पृष्ठ है, सरफेस मान लो, कोई आपके पास एक सरफेस है, ये देखो, और इसमें से तुमने एक तार इस साइड से इस साइड बाहर निकाल दिया तार को, और इसमें तुमने करंट लगा दिया। इसमें मान लो कि तुमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया तुमने, तो जैसे बैटरी को ऑन करोगे तो क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करेगा तो कहता है कि इसमें से जो धाराएं, जैसे मान लो कि ये पृष्ठ होगा, तो इसका सामने का ये हिस्सा होगा, चौड़ाई जो उसका होगा, जो चौड़ाई होगा इसका वृत्त का, जैसे मान लो कि यही है, ये पृष्ठ हो गया, इसमें से मैंने तार को ऐसे ले गया है, तार को, ठीक है। तो तार कुछ इस हिसाब से ऐसे देख लो, समझा रहे हैं बात ये। अब इसमें से जब करंट फ्लो करेगा इस साइड से इस साइड, या इधर से इधर, जो भी दिशा इसमें सुनिश्चित किया गया हो उसमें नहीं लेना देना है। तो कह रहा है कि जो जाती है, तो 1 सेकेंड में, अच्छा, धारा जो करंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज को क्या कहते हैं, चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के प्रवाह से। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेगा उसके अंतर्गत, जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ चलता है, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ चलता है। तो कहता है कि जितना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में गुजरता है, जितना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में गुजरेगा, वही क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ये तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका, बोला है कि एक बात बताइए कि जितना इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करेगा इससे, इधर से, उतनी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, मतलब कि तीव्रता कहने मतलब कि उसके अगल बगल जो क्षेत्र बनेगा,
मैग्नेटिक जो फील्ड बनेगा, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब एक नॉर्मल तार लेके जाइए, आप देखते हो कि एक तुम सीरीज में झालर लगाते हो, तो उसमें कैसा करंट फ्लो करेगा, उसको तो तुम पता चले टच भी कर लोगे। एक होता है तुम्हारा जाता है सीधे 31,000 वाट, 31,000 क्या किलो वाट का, देखते हो ना करंट फ्लो करता है तार में, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, अधिक होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक आप क्या बोले, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निकालेंगे प्रति सेकंड, जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है वही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय प्लस कहलाता है, मैग्नेटिक प्लस कहलाता है। कि प्रति सेकंड में जितना उसमें से इलेक्ट्रॉन, किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, प्रवाहित हो जाए, गुजर जाए, वही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक प्लस कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फाई क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। और दूसरा कह रहा है कि कितना, क्या, किसके बराबर, तो प्रति एकांक सेकंड समय में, तो समय को किससे दिखा रहा है, लैम्डा से, और तीव्रता को किससे दिखा रहा है, बीटा से। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर टू बीटा अपन में लैम्डा दिया है, पहला ना ऑप्शन क्या दिया है, सॉरी बीटा अपन क्या दिया है, बीटा इक्वल टू 5 अपन ए दिया होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, बीटा इक्वल टू 5 अपन ए दिया ना, तो इसको यहाँ कर दीजिए, इसको इस यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो बीटा इक्वल टू 5 अपन में हो जाएगा, अरे लैम्डा हो जाएगा। वहां पे ए कर दिया है, इसमें आपका क्या दे दिया है, यहाँ अल्फा दे दिया है, और यहाँ बी की जगह बीटा दे दिया है। तो हम क्या करें, सीरीज की गलती है। तो आपके बुक में क्या दिया है, बीटा की जगह क्या कर दिया है, बी कर दिया है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, लैम्डा की जगह क्या कर दिया है, ए दे दिया है। क्षेत्र दिखा दिया है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना, एरिया दे दिया है। बी से ही मैग्नेटिक फील्ड को ही दिखाया जाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बी से ही दिखाया जाएगा, और उसके बाद फाई को चुंबकीय प्लस कहते हैं। तो या तो फाई इक्वल टू बी अपान में ए लिखिए, या तो बी इक्वल टू क्या कर दीजिए, फाई अपान में ए कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें से, फर्स्ट वाला होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। तो बोला है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, कौन सा मिरर है, कनकेव है कि कन्वेक्स है, बताइए। अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, अवतल है कि उत्तल, अवतल। अवतल दर्पण को कन्वेक्स कहा जाता है कि कनकेव कहा जाता है, क्या होगा, कनकेव होगा ना। कनकेव मिरर है, तो याद रखिएगा कि उससे सबसे पहले आप जान लीजिए कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर होता क्या है, अवतल उत्तल दर्पण होता क्या, पहले देख लो इस चीज को, उसके बाद तुम अपने आप रिजल्ट बता दो क्या चीज है। अब ये वाले क्वेश्चन को जानने से पहले आपको कनकेव मिरर की स्थितियां, पोजीशन जाना पड़ेगा, वस्तु पे कहाँ वस्तु रखेंगे, कहाँ पे वो क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब, इमेज कहाँ पे बनेगा, बात समझ में आ रही है। तो शुभम हमको तो नहीं लगता है कि सेट खत्म हो जाएगी, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी सही चल रहा है ना, हर एक चीज क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी चल रहा है। अगर हम 5 क्या चीज, रात दिन, अरे हम लोग नहीं पढ़े। कैसे होगा ठीक है ना, तो पहले निकल जाएंगे तो जल्दी सो हो गए थे। देखिए कुछ कहने वाला तो भुला गए, खैर देखो कनकेव, आप एक कटोरी ले लीजिए, कटोरी, तो कटोरी कुछ इस प्रकार से होता है, देखो ये सर बीच में थोड़ा वो रहता तो एक बीच में उठा होता है, बीच में खाली होता है, कुछ इस प्रकार से। अरे वो ऊपर वाला चश्मा सर ये हम देख लेंगे, समझ में आ रही बात ना, क्या हो गया, फोन होना रहा है क्या उस पे, किसका फोन आ रहा है जी, चलो जान दो, रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ स्टार्ट ना हो आन 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 होगा,
देखो बेटा, अवतल दर्पण मतलब कनकेव मिरर, और दूसरा क्या होता है एक ठो कन्वेक्स उत्तल दर्पण। कनकेव में क्या होता है कि मिरर है दोनों ना, मिरर मतलब शीशा। तो कटोरिया में अपन मुंह देखो जाना जी सर। तो कैसा दिखाई देगा? छठी जगह। छोटी चिकी। हम दिखाइए और उसको उल्टा कर दो तुरंत, बढ़िया है। भाई है। फैल जाओगे, मोटा जाओगे। देखो बेटा, चम्मच ठीक नहीं है। क्या होता है कि जो मिरर होगा ना, तो मिरर ले लीजिए, हाँ चम्मच भी ले सकते हो। बाहर देखोगे तो दिखाई भी नहीं करेगा, अंदर की तरफ दिखाई देगा, सर मैं पानी भर छोटा सा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। सुनिए इधर, तो उसमें क्या होता है, कनकेव वाले में जो हमारा मिरर होगा, ये वाला जो अवतल दर्पण होगा, उसके बाहरी पृष्ठ को हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करते हैं, हिंदी में कलई करना, ठीक है ना? हाँ, पेंट कर दिया जाएगा। तो पेंट करेंगे तो ये क्या होता है, जैसे देखो दर्पण क्या होता है ना, कि अगर दर्पण में कलई नहीं करेंगे तो एक प्रकार का क्या होता है, कांच ही होता है ना। तो कांच क्या होता है, एक पारदर्शी, मतलब कि इधर से उधर की वस्तुएं आसानी से क्या होगी, दिखाई देंगे ना। तो मुझे ऐसा कांच लेना है। अब कांच कहाँ से उठाओगे, एक तुम्हारे पास गोला है, कांच का गोला, उसमें से किसको क्या कर दो, काट दो यहाँ से, या एक तो इधर से काट दो। ये वाला उठा के मैंने यहाँ रख दिया है ना, अब बाहर से पेंट कर दिया है, ये वाले को इधर उठा के रख दिया है। लेकिन जो कन्वेक्स होता है, मतलब कि जो उत्तल दर्पण होता है, उसको कहां से कलेक्ट किया जाता है, अंदर की तरफ से। बात समझ में आया? तो जब अब क्या होगा ना, कि इसमें वस्तुएं अगर यहाँ खड़ी होंगी ना इसके सामने, तो इस यहाँ छह जगह वस्तु खड़ी हो सकती है। आज 6 जगह खड़ी होगी तो 6 प्रकार से उसका इमेज भी दिखाई देगा आपको। इसके सामने अगर आप खड़े होंगे ना, तो 6 जगह आप खड़े होंगे, पोजीशन होगा आपके सामने। जैसे कि मान लो कि ये गोले से तुमने काटा है ना यहाँ से, तो इसका बीच में केंद्र होगा कि नहीं होगा, सेंटर होगा ना। तो सेंटर होगा, तो यहाँ से जब काटोगे इसको तुम क्या कहते हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी किस सर्कल के अंदर, रेडियस, त्रिज्या कहते हो। जी जी। और अगर यहाँ से हम काट लें तो हिंदी में इसको कहते हैं वक्र त्रिज्या। इसको अगर आप काट लेंगे यहाँ से, ये वाला चीज हिस्सा, तो इसके सामने ये वाला सेंटर आएगा कि नहीं आएगा, सी आएगा कि नहीं आएगा, सी आएगा ना। तो इसमें देखो, इसमें पोजीशन में हम क्या करते हैं कि एक हम मुख्य अक्ष, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मेन प्रिंसिपल कहा जाता है ना, इस लाइन को हम क्या करेंगे ना, कि एक मेन प्रिंसिपल इसके अंतर्गत लेंगे। कहां से कहां तक, कि इसके दो बीचों बीच इसको क्रॉस करेगा, काटेगा, जिसको जहां ये काटेगा इसको हम नाम देते हैं पी, ध्रुव, पोल जिसको कहा जाता है, पी फॉर पोल, ध्रुव जिसको कहते हैं। बीचों बीच इसको काटेगा, जो कि किससे होती जाती है, मेन प्रिंसिपल सेंटर से होती जाती है। वो किससे, वक्रता केंद्र से इसको कहा जाता है। तो जहां से जाएगी ना, तो इसके बीच में ना एक तो फोकस दिखाया जाता है कि ये फोकस है यहाँ पे, यप। अब क्या होगा ना, कि इसमें 6 स्थितियां बनती है। एक क्या करेंगे, वस्तु को खूब दूर खड़ा कर दीजिए, जिसको हम कहते हैं अनंत पर। और जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे ना, तो इसकी वस्तु जो बनेगी, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज जो बनेगा ना, वो कहाँ बनेगा, एकदम फोकस पे ही बनेगा। एकदम कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। छोटा दिखाई देगा, उल्टा रहेगा, और वास्तविक कहने मतलब कि रियल होगा। सामने बनेगा तो क्या होगा, रियल। 6 स्थितियां मैं बता रहा हूँ आपको, बस सुनते जाइए ध्यान से। अनंत पे रहेगी, इनफाइनाइट पे रहेगी, मतलब कि बहुत दूरी है, उसका मैंने काउंट नहीं किया। तो क्या कहेंगे उसको, कि उसका जो इमेज बनेगा फोकस पे बनता है। उल्टा रहेगा तभी वास्तविक होगा, रियल तभी होगा जब वो क्या होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब से वस्तु सीधा है तो उसका प्रतिबिंब जो इमेज होगा क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा मतलब कि रियल होगा, और क्या होगा कि स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा, किसके अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा। वस्तु बहुत बड़ा है तो इसका इमेज यहाँ पे एकदम छोटा सा दिखाई देगा। दूसरी स्थिति क्या कहेगा, कि वक्रता केंद्र, जो कि यहाँ पे सेंटर था आपका, यहाँ पे उसके और अनंत के बीच में रख दीजिए, इनफाइनाइट के बीच में वो आप खड़े हो जाइए। तो जब आपके यहाँ पे आपका पोजीशन होगा, तो जब पोजीशन होगा तो आपका जो इमेज का पोजीशन होगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे होता है कि उल्टा होगा, वास्तविक ही होगा, जिसको रियल आप कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी लंबाई के बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा क्या होगा, इससे छोटा होगा। सेकंड पोजीशन क्लियर। थर्ड पोजीशन क्या होगा, देखो एक हिसाब से तुम्हारा रिवीजन ही चल रहा है, बोल रहे थे ना रिवीजन वर्क, क्या हम इसी में रिवीजन वर्क भी करा देंगे। 9 का पूरा समझ लो कि पूरा साइंस का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इसमें। क्या बात है, पढ़ रही हो, जानती हो तो ज्यादा समझ में आ रहा है। 9 को नहीं आ रहा है तो ध्यान सुन रहे सब कह रहे हैं। देखो
लास्ट किस पे, थर्ड वाला कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जब यहाँ पे आप रखेंगे तो इसका इमेज जो बनेगा ना एकदम इसी पे बन जाएगा, एकदम इक्वल होगा, उल्टा होगा और रियल होगा, वास्तविक होगा। नेक्स्ट आप रखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़िए दर्पण की तरफ, मिरर की तरफ बढ़ेंगे तो फोकस और वो यहाँ इसके बीच में खड़ा होना है आपको। जब यहाँ खड़ा होंगे तो प्रतिबिंब आपका किधर आ जाएगा, पीछे यहाँ पे आ जाएगा। तो आप जितना इधर की तरफ बढ़ेंगे आपका इमेज इधर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दूर थे तो छोटा था, पास आते गए तो आपका इमेज बड़ा होता चला जाएगा। बस समझ, तीन स्थितियों में, 1 2 3, तो 2 स्थितियों में छोटा होता है, तीसरी स्थिति में इक्वल होगा, चौथी स्थिति में आप छोटा, आपका इमेज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो कि कहाँ बनेगा, इसके और इसके बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। जब फोकस पे आ जाओगे, जब फोकस पे आओगे तो आपका इमेज थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, बड़ा, कहाँ चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। और लास्ट स्थिति होगी, लास्ट पोजीशन होगा आपका इसके और इसके, फोकस और पोल के बीच में। जब खड़े होंगे ना, तो जब मिररवा में खड़ा हो जीवो तो क्या करबोगे, तो हो ना कि हम कैसे लोग ऐसा दिखाई देगा, आभासी करोगे ना, जब मिरर के पास आ जाओगे तो, जब मिरर के एकदम पास आ जाओगे तो कैसे लोग, तो आभास करोगे, इमेज करोगे कि मैं कैसा दिखता हूँगा। तो इमेज जब करोगे तो इसका प्रतिबिंब जो इसका होगा वो किधर की तरफ बनेगा, इस साइड, दर्पण की लगेगी कहाँ है, पीछे, बैक ऑन द क्या, मिरर। ये सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा। जब सीधा होगा तो क्या इसको हम कहेंगे, रियल नहीं कहेंगे, इमेजिनरी कहेंगे, आभासी, इमेज करेंगे उसको, महसूस। समझ में आ गई बात ना। तो ये 6 स्थितियां हो गई ना इसमें, इसमें 2 स्थितियां मानी तो की जाती है, लेकिन 2 स्थितियां इसमें बनाएंगे। जैसे कि मान लो कि हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, मुख्य अक्ष हो गया ये, तो यहाँ क्या होगा, ये अब अगर तुम ऐसे गोले से काटे हो तो इसका कहाँ केंद्र कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना। वक्र काटे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे वक्र को क्या कहते हो इंग्लिश में, इसको क्या कहते हो जो तुमने लिया है, आर्क भी कहा जाता है, चाप कहला जाए जो हिंदी में इसको कहते हो ना, चाप ल। तो देखो, तो कहां से जब तुमने इधर का लिया तो इधर ही होगा ना इसका सेंटर, बीच में क्या हो जाएगा, फोकस, फोकस हो जाएगा। तो एक बात है कि कभी भी आप वस्तु जो फोकस करेगा, वस्तु कभी रहेगा तो मिरर के सामने रहेगा कि पीछे रहेगा, सामने इधर रहेगा। तो अगर 2 स्थिति में रहेगा, एक इनफाइनाइट रहेगा, मिरर के सामने कहीं आगे खड़ा रहेगा। तो अनंत से देखेंगे ना तो इसका सेम उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज बनेगा। तो जैसे देखो, अनंत से जब आते हैं ऐसे आता है, अनंत से ऐसे कहाँ आएगा, कुछ इस प्रकार से। एक जाता है सीधे कहाँ पे, यहाँ पे। तो जब जाएगा ना तो अंदर हम इमेज करेंगे कि अंदर की तरफ जा रहा होगा, सेंटर पे सीधे एक रेखा हमारी जा रही है एकदम सेंटर पे, और दूसरा का कहाँ जा रहा है, कि सीधे फोकस पे वाले हो, फोकस खाली फोकस पर सेंटर में क्या ना ना, तो क्या बताओ, ऐसे आई आएगा तो लगेगा ना कि कहाँ जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है, ठीक है ना, यही नहीं होगा जी। और दूसरा हम कहेंगे कि नहीं कहाँ जा रहा है, एक तो सेंटर पे जा रहा है, बात समझ आ रही है। तो ये वाली स्थिति पोजीशन कब बनेगा, जब यहाँ पे खड़ा रहेगा तब सामने, और जब अनंत पे रहेगा ना तो सीधे उसके सीट से ही, उसके हेड से ही आएगा, सीधे कहाँ पे, फोकस पे ही आएगा। तो जब अनंत पे रहता है ना तो इसकी जो प्रतिबिंब, जो इसका इमेज बनेगा, ड्रॉ होगा, वो भी कहाँ बनेगा, फोकस पे ही बनेगा, एकदम बिल्कुल छोटा होगा। लेकिन देख रहे हो कि पीछे बन रहा है ना, दर्पण के मिरर के बैकवर्ड पर बन रहा है ना, तो छोटा होगा तो सीधा होगा। सीधा होने का मतलब साफ है कि इमेजिनरी होगा, आभासी ही होगा। तो अनंत क्या बोलते हैं, जब तुम कन्वेक्स मिरर में जब अप्लाई करोगे, 2 स्थितियां, तुम पोजीशन को अप्लाई करोगे वस्तु को, तो हमेशा उसका रियल, अरे सॉरी, उसका इमेजिनरी पार्ट ही बनेगा, दोनों स्थिति में, दोनों पोजीशन में। इसमें 5 पोजीशन में रियल था, 1 पोजीशन में इमेजिनरी था। इसमें क्या होगा कि दोनों पोजीशन में क्या होगा, इमेजिनरी ही बनेगा, आभासी ही हम कर सकते हैं। क्यों सर? अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या साफ साफ दिखाई देगा इसमें खड़े रहेंगे आगे, तो नहीं। तो ये एक हिसाब से, या तो मैंने ऐसे थ्योरेटिकल बता दिया, या नेचर हिसाब से आप देखेंगे तो ये आपका इमेज ही कर सकते हैं कि अगर हम इसके सामने खड़े होंगे तो मेरी प्रतिबिंब कैसी बनती होगी, छोटी सी, पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ। कहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि ये पोल है ना तुम्हारा, ये फोकस है ना, तो जब सामने खड़े रहोगे इसके ना, तुम्हारे यहाँ और यहाँ पे आपसे छोटा दिखाई देगा, अंदर की तरफ आभास, इमेज कर सकते हैं।
और अनंत पे रहोगे छोटा सा, खूब दूर रहिए। हमने तो छोड़ देखा है। आज जाके घरे ना कटोरा ले लेना लो, खड़ा होके देखना लो, एक तो सामने कहना कि तू पकड़ ले, तू पकड़ता सर ये कटोरा में ज्यादा खुशा रहेगा तो कहना लो कि एला पकड़ा हो, फिर हम देखा थे हम कैसे दिखाई देते हैं। तो दोनों में फर्क होगा। तो ये देखो बेटा नेचर होता है, ये प्राकृतिक है कि जब इसके सामने आप खड़े होंगे तो 6 स्थितियां, 6 जगह आप खड़े होंगे, 6 प्रकार की आपकी इमेज भी बनेगी। और इसके सामने सिर्फ 2 ही स्थितियां आप बना सकते हैं, एक दूर खड़ा हो जाइए, एक थोड़ा सा इसके पास खड़ा हो जाइए, तो इसमें भी 2 आपका बनेगा। अब क्वेश्चन आपका था क्या? क्वेश्चन देखो, एक चीज आपको मैं बता दूं, सुनो, इसमें एक चीज देख लो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को सामने ही ना। तो यहां से ये पोल है, ध्यान सुनो, तो यहां से और वस्तु जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस को कभी भी हम दिखाएंगे तो यू से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? यू से। ये चीज याद रखना, बात समझ में आया? इसकी डिस्टेंस को किसे दिखाएंगे? यू से। यू से। और उसके बाद माइनस में दिखाएंगे यू को, किसे दिखाएंगे? माइनस। देखिए जैसे इसमें जो फोकस होता है ना, जो लाइट चलेगी इधर की, किधर की तरफ चलेगी, इस साइड चलेगी कि ना? हाँ सर। तभी तो वापस आएगा, तब पता चलेगा, कुछ इसमें क्लियर कराएंगे कि इसके सिरे से जाते तो फोकस से होकर जाएगी, एक आपका ध्रुव से जाती है तो यहाँ पे बन जाएगा। तो बात की बात है, जब आपको बताएंगे, जब स्थिति के हिसाब से, जब आपका किरण आरेख जब आपको बताएगा, लाइन सेगमेंट जब आप उसमें चलेगा तो मैं बताऊंगा उसमें। तो क्या होता है ना कि इसकी स्थिति को हम यू से दिखाते हैं, लेकिन कभी भी जिस इसको हमको बता लें तो हम बताएंगे क्या चीज है। जो प्रतिबिंब बन रहा था, जो इमेज ड्रा हो रहा था, देखो तुम मारेंगे ना बस हो जाओगे। जो भी बन रहा है, सॉरी, जो प्रतिबिंब इमेज है, तो इमेज को किसे दिखाओगे? आई से। और इमेज और यहाँ से जो दर्पण की जो बीच की डिस्टेंस आप दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे? भी से दिखाएंगे, भी से दिखाया जाएगा। और जो फोकस है इसमें बेटा, जो एफ है ना, एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस होता है, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। लेकिन याद रखिएगा तीनों का तीनों जो अवतल दर्पण में, एक ट्रिक याद कर लीजिए आप, बाद में समझाएंगे क्यों होता है, हाई स्कूल वाले जानते होंगे क्यों होता है। क्योंकि इसके बीच में जो भी होगा, इधर का जो भी आप डिस्टेंस नापेंगे, मेजर आप करिएगा, तो सबकी वैल्यू किसमें रखेंगे? माइनस में। किसमें रखा जाएगा? माइनस। जैसे आपसे बोल दिया है क्वेश्चन कि एक वस्तु है जो अवतल दर्पण के सामने रखी है, तो हमसे क्या बोल दिया? अवतल दर्पण के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है कनकेव मिरर के सामने, तो हम कहेंगे यू की वैल्यू जो दिया है वो 30 सेंटीमीटर बोल रहा है, लेकिन ये वैल्यू किसमें रहेगी? माइनस। क्योंकि कहाँ रखी है? इसके सामने रखी गई है ना, सामने रखा गया है, तो सामने रखा जाएगा तो किसमें रखेंगे? माइनस। बोला है उसकी फोकस दूरी, उसका फोकस डिस्टेंस, तो फोकस डिस्टेंस बोल रहा है, एफ की वैल्यू बोल रहा है, तो बोल रहा है कि मान लो 10 है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब किसमें? बोल रहा है उसका इमेज बन रहा है उसके सामने कितना पे? 15 सेंटीमीटर पे, तो भी की वैल्यू दे दिया है 15 सेंटीमीटर, मतलब किसमें? माइनस है। तो कोई भी वैल्यू किसमें हम निकालेंगे? माइनस में रखा जाएगा। तो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा? बोल रहा है कि अवतल दर्पण के मुख, क्या बोल रहा है? मुख्य अक्ष पर, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल पे बोल रहा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा है ना, तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण फटाक से बनाओ, कौन सा होगा? ये होगा। और ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। बोल रहा है कि यहाँ पे इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? फोकस। ये क्या हो गया? पोल। तो बोल रहा है मुख्य अक्ष पे क्या रखा गया है तुम्हारा? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, ध्रुव मतलब कि पी, पोल है, ध्रुव से कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बोला कि यहाँ से और एक ऑब्जेक्ट रखा गया है कितने सेंटीमीटर पर? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर। क्या बोल रहा है फिर उसके बाद? ध्यान से देखो, अब बोल रहा है कि दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। तो बताओ कि 6 पोजीशन था ना, कौन सा ऐसा पोजीशन था कि जहां मैं खड़ा था वहीं मेरा प्रतिबिंब बन रहा था, इमेज बन रहा था? तीसरी स्थिति थी। कहाँ पे? यहाँ पे था ना, मतलब वस्तु कहाँ है? यहाँ पे है। अब बोल रहा है कि भी कहाँ है? यहीं पे है। तो ये बताओ कि ये भी जो इमेज है वो भी कितने सेंटीमीटर पर? 30 पर। यही बोल रहा है ना, तो मतलब कि u की वैल्यू क्या दे दिया? अभी मैंने बताया ना कि u से दिखाएंगे, u की वैल्यू कितना? माइनस 30 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू कितना दिया है? माइनस 30 सेंटीमीटर ही दिया है। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा क्या? दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? एफ की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो एक फार्मूला याद रखिएगा अवतल उत्तल दर्पण का।
एक फार्मूला होता है दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा उसमें माइनस प्लस तो कोई मतलब नहीं है, तो होगा फार्मूला 1 में f इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में क्या होता है बेटा, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा किसी क्वेश्चन के लिए। तो फार्मूले में 1/f, f की वैल्यू निकालनी है ना आपको, 1 में v की वैल्यू दिया है ना कितना, माइनस 30 दिया है, अब प्लस 1 में इसकी वैल्यू कितना दे दिया है, माइनस 30। क्लियर इतनी बात ना। कोई ऐसा जो उसको नहीं समझ में आ रहा फिर से मैं बताऊं, मयंक क्लियर है ना। अब देखो बेटा ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 में f इक्वल टू क्या होगा बताओ, में माइनस 1 में 30, माइनस 1 में क्या हो जाएगा 30, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 30 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा -1 इंटू माइनस होगा ना, 31 30, 31 30, तो एलसीएम हो जाएगा तो क्या बच जाएगा -2 में क्या हो जाएगा 30। f को ऊपर भेज दो, तो ऊपर भेजोगे तो ये भी तो ऊपर नीचे होगा, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 में 2 माइनस होगा ना, कितना आ जाएगा -50। दिया ना आंसर, समझ रहा है। हेलो गाइस करके क्या करोगे उसको हम बाद में एडिट करके डाल देंगे। हेलो गाइस आपका नारायण क्लास में क्या है स्वागत है, कोनो तो इतने का जो आना पहले ही आगे बैठ गए हैं सब। अब देखो बेटा उसी में ख और ग करके भी है ना, पहला था कि क्या तुमको निकालना था, क्या निकालना था, फोकस दूरी तुम्हारा तुमने निकाल लिया, फोकस डिस्टेंस क्लियर कर लिया तुमने ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा इसी में है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मतलब यहाँ पे f की वैल्यू कितना दे दिया, यहाँ पे f की वैल्यू कितने दे दी 40 दे दी ना, किसमें रहेगा माइनस में रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी किधर है इधर ही है ना, तो -40 सेंटीमीटर। और दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन इसमें क्या दिया, बोला है कि दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। तो देखो f दिया है, वक्रता त्रिज्या जब तुमको फाइंड आउट करना रहेगा तो वक्रता त्रिज्या को डिनोट करते हैं कैपिटल R से, किसे दिखाते हैं R से। अब याद रखो C से P की वैल्यू को जो डिस्टेंस होता है ना, हम R से भी इसको डिनोट करते हैं, किसे दिखाते हैं R से। और जो ये क्या है F है ना, F है ना, ये F है, तो याद रखिएगा जो फोकस दूरी होता है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, कितनी होती है आधी। तो एक बताओ कि आधा है, ये एक f है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी f के बराबर है कि नहीं है, f कितना हो जाएगा 2f, ये टोटल क्या है r, r बराबर क्या होगा बताना, तो 2f होगा कि नहीं होगा, f बराबर क्या हो जाएगा 2 को इधर भेज दो, r बाई क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं होगा। तो एक बात बताओ ये f की वैल्यू कितना दिया है -40 दिया है सेंटीमीटर, r बराबर बाई 2 होता है, r बराबर बाई 2 होता है ना, a बराबर r बाई 2 होता है। सही लिखे सर जी, क्वेश्चन सही सही है, हाँ सही है। तो क्वेश्चन में आपका दिया है क्या कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, r की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बोला है कि अगर f 40 सेंटीमीटर है तो r इसके 2 गुना है कि नहीं है, तो फार्मूला पहले वाले से लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। r पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, f दिया है ना, तो r इक्वल टू क्या करोगे 2 इंटू f की वैल्यू क्या है -40 है, बराबर कितना हो जाएगा -80। आया आंसर, कितना दिया है ओनली 80 दिया है, -80 दिया है, माइनस होगा, माइनस मीठा होगा, माइनस होगा बेटा, कभी भी इधर ही होगा ना f की वैल्यू निकाले। नेक्स्ट पे आओ, ये दूसरा का फार्मूला है ना, हाँ ये दूसरा, जैसे कि देखो वक्रता त्रिज्या निकालना होगा तो r बराबर क्या होता है, सॉरी f बराबर क्या होता है r बाई 2। जब दर्पण का सूत्र पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगा देना, माइनस मिटा था उसका जगह होता, जगह भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, वो हो गया होगा, आंसर यही होगा -80। थर्ड देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि थर्ड क्या है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण दिया, क्या उत्तल, उत्तल क्या उत्तल, उत्तल दर्पण ना, उत्तल दर्पण की अभी मैंने एक स्थिति बताई थी कि जब वस्तु दूर होती है तो कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देता है कि नहीं, छोटा मतलब आभासी, आभासी मतलब क्या, वो रियल इमेज नहीं बनाता है वहां पे, जो तो हत रही का शीशो में हट जाई नहीं हटेगा ना, थोड़ा दूर जाएगा ना। हाँ। तो देखो जो हम चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, समतल होता है, जैसे ना जी वैसे नहीं दिखाई,
होगा ऐसा। हाँ सर और जो वाहन होते हैं, जो गाड़ी होगी, उसके जो मिरर होंगे ना, उसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण का तात्पर्य ये है ना कि देखो बेटा, जो कन्वेक्स मिरर है तुम्हारा, वो जैसे बड़ी वस्तुएं होती है ना, कि उसको दिखाता है कि नहीं, वो कैसा छोटा दिखाई देता है ना, पूरी गाड़ी उसमें आ जाती है कि नहीं आ जाती तुम्हारी साइड वाले मिरर में। तो इसका यही तात्पर्य होगा कि दूर की वस्तुएं जो होती है वो क्या उसमें दिखाई देती है। वाहन जो होता है उसके साइड में जो वाहन आती हुई दिखाई देती है, वो कैसी दिखाई देती है? उसमें छोटा प्रतीत होती है, दिखाई देती है। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे। एक ही क्वेश्चन था ना पूरा ये। क्या करें, आज छोड़ दें? नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कल करवाया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है।